Let us learn the applications of law of conservation of momentum. हमारा पहला एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ गन. रिकॉइल ऑफ गन का मतलब क्या है, ये समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज दिस इज अ गन. ये मान लो हमारे पास गन है. इस गन में हमारे पास एक बुलेट है. बुलेट का मास कम होता है, लेट अस से स्मॉल एम. गन का मास ज्यादा होता है, लेट अस से कैपिटल एम. यही मैंने यहां पे इस डायग्राम में बनाया है. दिस इज द गन ऑफ मास कैपिटल एम. कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ गन. एंड इसमें एक बुलेट है जिसका मास है स्मॉल एम, जो कि मैंने रेड कलर से बताया है. स्मॉल एम इज द मास ऑफ बुलेट. तो टोटल गन प्लस बुलेट, इसका मास कितना है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. इन दोनों को हमने एक सिस्टम माना. तो गन एंड द बुलेट टुगेदर कंस्टिट्यूट अ सिस्टम. तो टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम कितना है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. फिर हम लोग ने ट्रिगर दबाया, तो ट्रिगर जैसे ही दबाएंगे हम लोग, तो ये गन का बुलेट ऐसे हाई वेलोसिटी से आगे जाएगा. लेकिन उस प्रोसेस में when the bullet goes ahead with a very high velocity, तो गन पीछे आता है with a small velocity. बुलेट आगे जाता है with a very high velocity capital V and the gun recoils in backward direction. गन पीछे आ जाता है with a small velocity. इसीलिए जो भी गन यूज करने वाला आदमी है, जो ट्रिगर दबाता है, उसका हाथ थोड़ा सा ऐसे पीछे आ जाता है, क्योंकि बुलेट बहुत हाई वेलोसिटी से आगे जाएगा, गन बहुत कम वेलोसिटी से पीछे आएगा टू कंजर्व मोमेंटम. मोमेंटम कंजर्व करने के लिए. तो ये हम लोग यहां पे बोर्ड में देखते हैं व्हाट आर द इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड. दिस इज द डायग्राम ऑफ द गन एंड बुलेट सिस्टम बिफोर द ट्रिगर वॉज. ट्रिगर बटन हम लोग दबाया उसके पहले, बिफोर ट्रिगर. ओके, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. तो इसका मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी. टोटल मास है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी है 0. क्यों, क्योंकि हम लोग ने अब तक ट्रिगर दबाया नहीं है, बुलेट बाहर निकला नहीं है वेलोसिटी कैपिटल वी के साथ, और ये गन पीछे आया नहीं है विथ रिकॉइल वेलोसिटी. अब तक दोनों स्टेशनरी है, बुलेट अंदर ही है, तो देयर इज नो वेलोसिटी. तो इसीलिए वेलोसिटी कितना लिया, 0. The total momentum of the gun and bullet system before trigger is capital M plus small m. Total mass into velocity 0. तो total momentum 0 है before trigger. अब ट्रिगर दबाने के बाद क्या होगा, बुलेट आगे जाएगा with a very high velocity. कैपिटल V मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि बहुत ही हाई वेलोसिटी है, और गन पीछे रिकॉइल होगा. रिकॉइल मतलब पीछे आना विथ स्मॉल वेलोसिटी, क्योंकि गन का मास छोटा, गन का मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा. बुलेट का मास छोटा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा. बुलेट का मास छोटा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, गन का मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा. एंड दिस वेलोसिटी ऑफ गन इज कॉल्ड एज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. तो व्हाट इज द इक्वेशन आफ्टर ट्रिगर. आफ्टर ट्रिगर मास ऑफ गन इंटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. तो मास ऑफ गन कैपिटल एम, वेलोसिटी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन स्मॉल वी. मास ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट देख रहे हैं हम लोग, मास ऑफ बुलेट स्मॉल एम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कैपिटल वी. तो टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट स्मॉल एम इंटू कैपिटल वी. तो हमारा इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम बिफोर ट्रिगर m प्लस एम इंटू 0. मोमेंटम आफ्टर ट्रिगर इज मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट. Momentum of gun, mass of gun into velocity of gun plus momentum of bullet, mass of bullet into velocity of bullet. तो 0 will be mv plus f small m into capital V. तो small v जो recoil velocity है गन का, उसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस स्मॉल m into capital V upon capital M. This is the expression for recoil velocity of gun. Recoil velocity मतलब क्या, मैंने बताया फिर से, जब हम लोग गन को ऐसे ट्रिगर करते हैं तो बुलेट बहुत ही हाई वेलोसिटी से आगे जाएगा, गन थोड़े से वेलोसिटी से पीछे आएगा. दैट थोड़ा सा वेलोसिटी ऑफ द गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. Moving on to our second application, which is explosion of
बॉम्ब, बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो क्या होगा? मान लो एक हमारे पास बॉम्ब है, तो बॉम्ब अगर एक्सप्लोड होता है तो हाउ इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन्वॉल्व हियर? तो उसके लिए लेट अस सी अ बॉम्ब ऑफ मास कैपिटल। यहां पे भी एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं था, हम लोग ने गन एंड बुलेट को सिस्टम माना था, तो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो इंटरनल फोर्स है। यहाँ पे बॉम्ब के केस में भी हम लोग के पास जो बॉम्ब है इसमें केमिकल्स रहेंगे, जो भी है हम लोग बॉम्ब को एक सिस्टम माना, तो यहाँ पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो जैसे ही बॉम्ब फटेगा तो बिफोर एक्सप्लोजन, ये हमारा डायग्राम है, मास ऑफ बॉम्ब कैपिटल एम, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब जीरो, बिफोर एक्सप्लोडिंग इट हैड जीरो वेलोसिटी। फिर वो एक्सप्लोड हुआ, मान लो ऐसे 2-3 पार्ट्स में एक्सप्लोड हो गया, तो यहां पे मैंने 4 पार्ट्स बताया, M1, M2, M3, M4, ऐसा 4 पार्ट्स बताया। M1 मास का वेलोसिटी है V1, M2 मास का वेलोसिटी है V2, M3 मास का वेलोसिटी है V3, M4 मास का वेलोसिटी है V4। सो व्हाट विल बी द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन? टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन कितना है? मास ऑफ बॉम्ब कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब जीरो, बिफोर एक्सप्लोडिंग देयर इज नो वेलोसिटी, हम लोग ने अज्यूम किया। फिर क्या हुआ? बॉम्ब के 4 पार्ट्स यहां पे दिखाया है, तो लेट अस से 4 पार्ट्स में एक्सप्लोड हुआ। M1 मास V1 वेलोसिटी से जा रहा है जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, M2 मास V2 वेलोसिटी से जा रहा है जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, M3 मास V3 वेलोसिटी से जा रहा है जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, एंड M4 मास V4 वेलोसिटी से जा रहा है just after explosion. तो total momentum after explosion is M1v1 plus M2v2 plus M3v3 plus M4v4. So M into 0 initial momentum before explosion is equal to M1v1 plus M2v2 plus M3v3 plus M4v4, which is momentum of all parts after explosion. तो ये हमारा इक्वेशन आ गया for law of conservation of momentum for explosion of bomb. Finally, let us take rocket propulsion as application 3. रॉकेट कैसे प्रोपेल करता है वो हम लोग देखते हैं। तो रॉकेट का मास एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे रॉकेट का मास मान लो है m और वेलोसिटी मान लो है v। ओके, रॉकेट कैसे उड़ता है? तो इसके अंदर फ्यूल होता है, फ्यूल जलेगा, धुआं बनेगा और धुआं पीछे से निकलेगा और रॉकेट का मास कम हो जाएगा। देखो, जब रॉकेट का फ्यूल से धुआं बनेगा तो धुआं पीछे निकल जाएगा, तो धुआं निकल गया, उसका कुछ तो वजन होगा, कुछ तो मास होगा, तो रॉकेट का मास कम हो गया, कुछ मास रॉकेट का धुएं में चला गया। इफ यू नो, रॉकेट का मास से ज्यादा रॉकेट के फ्यूल का मास होता है। रॉकेट में जो फ्यूल है वो बहुत सारा फ्यूल होता है, सो दैट रॉकेट कैन अचीव अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, बहुत एक्सेलरेशन हो सके, बहुत हाई वेलोसिटी आ सके, इसीलिए रॉकेट में बहुत फ्यूल डालते हैं। तो एट एनी टाइम t, let us say the rocket has a velocity v and it has a mass m. After that, कुछ मास धुएं में उड़ जाएगा क्योंकि कुछ फ्यूल इग्नाइट होगा, उससे धुआं बनेगा, धुआं पीछे से निकलेगा और धुआं निकलना उसका मास है मान लो डेल्टा एम। धुएं का मास हम लोग ने माना डेल्टा एम। ओके, तो टाइम t पे रॉकेट का मास m था और वेलोसिटी v था। अब टाइम t प्लस डेल्टा t पे क्या होगा? t प्लस डेल्टा t टाइम पे रॉकेट में से मास कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? डेल्टा एम कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ मास डेल्टा एम धुएं में निकल गया। डेल्टा एम इज मास ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, मतलब धुआं, मास ऑफ धुआं, मास ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, मास ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स डेल्टा एम। तो रॉकेट का मास क्या हो जाएगा? रॉकेट का मास कम हो जाएगा, m माइनस डेल्टा एम, क्योंकि रॉकेट में फ्यूल था, फ्यूल से धुआं बना है, तो फ्यूल चला गया है धुएं में, तो फिर रॉकेट का मास कम हो गया है, m माइनस डेल्टा एम। लेकिन फायदा हो गया कि वेलोसिटी बढ़ जाएगा, v प्लस डेल्टा v। ओके, एंड धुएं का पीछे के डायरेक्शन में कुछ तो वेलोसिटी रहेगा, जो कि रॉकेट के रेस्पेक्ट में धुआं पीछे निकलेगा। ओके, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग ने u रिलेटिव मान लिया। The velocity of gaseous products, the relative velocity of gaseous products, we are assuming u relative, and the mass of gaseous products delta. So how will we apply conservation of momentum? Momentum at time t is momentum at time t plus delta t. Okay,
तो मोमेंटम एट टाइम टी कितना है, मास इंटू वेलोसिटी। तो एट टाइम टी मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। फिर टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे क्या होगा, रॉकेट का मास कम हो जाएगा m माइनस डेल्टा एम, क्योंकि कुछ मास धुएं में चला गया। तो m माइनस डेल्टा एम इंटू रॉकेट का वेलोसिटी v प्लस डेल्टा वी। तो m माइनस डेल्टा एम इंटू रॉकेट का वेलोसिटी v प्लस डेल्टा वी, प्लस धुएं का मास जो गया वो डेल्टा एम, और धुएं का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, द वेलोसिटी ऑफ gaseous products, relative velocity of gaseous products I am writing as u relative, okay, और mass of gaseous products delta m। तो total momentum of gaseous products is mass of gaseous products delta m into relative velocity of gaseous products u relative, okay। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा m into v is m minus delta m into v plus delta v plus delta m into u relative। So these are the applications of law of conservation of momentum। और भी बहुत सारे conservation of momentum के applications हो सकते हैं। In each and every situation we can apply law of conservation of momentum। जहां जहां total external force on the system 0 है, तो उस डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ये जैसा हम लोग गन का एग्जांपल लिया है, ऐसा ही एग्जांपल हम लोग बोट का भी ले सकते हैं। जब हम लोग बोट से बाहर निकलते हैं, जंप करते हैं बोट से, तो बोट पीछे जाता है। तो वो वैसा ही सिचुएशन है जैसे गन से बुलेट बाहर आएगा तो गन पीछे जाएगा। जैसे हम लोग गन का ट्रिगर दबाएंगे, बुलेट आगे जाएगा, गन पीछे आएगा। ऐसा ही हमारे साथ होगा, बोट से हम लोग जंप करेंगे बाहर और वैसे ही बोट पीछे जाएगा। जैसे बुलेट के बदले हम लोग बाहर जंप किया और बोट पीछे गया। तो इसलिए कभी कभी हम लोग को बोट में से जंप करते समय डर लगता है, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग पानी में गिर जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। हम लोग थोड़ा फास्ट जंप करने का, तो उस केस में क्या होगा, बोट पीछे जाएगा, उसको जाने दो, बट तुम आगे जंप कर दो। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ